हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम करंट अफेयर के प्रश्नों को लगाएंगे और साथ में जीएस के प्रश्नों को कवर करेंगे। जीएस के प्रश्न हैं और करंट अफेयर के भी 16 प्रश्न हैं। टोटल इस क्लास में 32 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है। पहले करंट के प्रश्नों को कवर कर लेते हैं, उसके बाद में जीएस के प्रश्न लगाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, हाल ही में चर्चा में रहे रत्नागिरी में पाए गए अवशेष किस भाषा की लिपि में लिखे गए थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, संस्कृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो रत्नागिरी में कुछ अवशेष पाए गए हैं जिनकी लिपि संस्कृत और ब्राह्मी है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे अलिये-लिंगांग त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, मिसिंग जनजाति के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। त्यौहार का नाम है अलिये-लिंगांग त्यौहार। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे विजयदुर्ग किले को किस नाम से जाना जाता है? विजयदुर्ग किले को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, पुरू का जिब्राल्टर। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे टोकिंग की खाड़ी किन देशों के बीच स्थित है? सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टोकिंग की खाड़ी किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये स्थित है चीन और वियतनाम। तो बी विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही वे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एक अच्छा प्रश्न है, बी विकल्प राइट आंसर है, 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सहकारी बैंकों का नियमन कौन करता है? सहकारी बैंकों का नियमन कौन करता है? ऑप्शन सी चुनने वाले विद्यार्थियों का सही होगा, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ये जो है चुनाव करते हैं। डी आंसर नहीं लगाना है। भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार दोनों नहीं आएगा, केवल याद रखना है सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे मोजाराना वन क्वांटम चिप किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? मोजोराना क्वांटम चिप किस कंपनी के द्वारा विकसित की गई है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको विकसित किया गया है। आंसर रहेगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101 का 4 किससे संबंधित है? तो जीएस की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित अनुच्छेद है 101 का 4। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 72 के तहत? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दया याचिका स्वीकार करने का। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे INSPAC किससे संबंधित संगठन है ये? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को समर्थन देने से ये संबंधित है, इन अस्पा से। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में अंतर्देशीय जल मार्ग टर्मिनल का कहाँ उद्घाटन किया गया है? अंतर्देशीय जल मार्ग टर्मिनल है ये, इसका उद्घाटन किया गया है असम राज्य के जोगीघोपा में इसका उद्घाटन किया गया है। प्रश्न नंबर 12 है, लोकपाल के अंतर्गत प्रधानमंत्री की जांच कब की जा सकती है? जब लोकसभा की इसकी अनुमति दे
जब लोकसभा इसकी अनुमति दे, जब लोकसभा के 2/3 सदस्यों की सहमति हो, जब सुप्रीम कोर्ट जांच के लिए कहे, प्रधानमंत्री की जांच नहीं हो सकती है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है? तो ऑप्शन बी विकल्प सही रहेगा। जब लोकसभा के 2/3 सदस्यों की सहमति हो तभी लोकपाल के अंतर्गत प्रधानमंत्री की जांच की जा सकती है। एक अच्छा क्वेश्चन था। भारत में लोकपाल की स्थापना की प्रेरणा किस देश के ओम्बुड्समैन प्रणाली से ली गई है? ऑप्शन सी राइट आंसर है। स्कैंडिनेवियाई देश से लोकपाल की स्थापना की प्रेरणा ली गई है। प्रश्न नंबर 14 है, हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294 किस विषय से संबंधित है? तो 294 का संबंध किस विषय से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्लील सामग्री के प्रसार पर दंड का ये प्रावधान दे सकती है। धारा का नाम है 294। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा है ये। प्रश्न नंबर 15 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत में गैर संचारी रोगों से होने वाली कुल मृत्यु दर का प्रतिशत कितना है? गैर संचारी रोगों से होने वाली मृत्यु का दर कितने प्रतिशत है? तो याद रखेंगे 63% है। सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 16 है, हाल ही में चर्चा में रहे एलात की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी किन देशों की सीमाओं से घिरी है? इम्पोर्टेंट है, देखिए चर्चा में ये खाड़ी थी और किन देशों की सीमाओं से ये घिरी है? तो राइट होगा ऑप्शन बी, मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब के देशों की सीमाओं से ये खाड़ी घिरी हुई है। नाम है एलात की खाड़ी या फिर अकाबा की खाड़ी। तो 16 प्रश्न जो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें जीएस की दृष्टि से भी अच्छे क्वेश्चन थे और करंट की दृष्टि से भी अच्छे क्वेश्चन शामिल किए गए थे। चलिए प्रश्न नंबर जीएस का पहला है, अम्लराज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 अनुपात का ताज़ा मिश्रण होता है। यह उत्कृष्ट धातुओं को गला देता है। यह एक भभकता द्रव है जिससे धुआं निकलता रहता है। सत्य कथन का चयन करना है। देख लीजिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर तीनों ही पॉइंट यहाँ पर सही हैं। तो याद रखना है अम्लराज के संदर्भ में, अम्लराज सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, HCl3 और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो इसका जो रेशो होता है वो 3:1 होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। यह उत्कृष्ट धातुओं को गला देता है। अम्लराज में धातु क्या होता है? गलाया जाता है। यह एक भभकता द्रव है, इसलिए तो कहा जा रहा है कि यह एक भभकता द्रव है जिससे धुआं निकलता है और ये धातुओं को गला देता है अम्लराज। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे 2, उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? केरल, तमिलनाडु, मेघालय, अंडमान एवं निकोबार। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तमिलनाडु में होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित बायोम को बढ़ते हुए अल्बिडो के क्रम में सम्मिलित कीजिए। अल्बिडो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर टुंड्रा प्रदेश, सवाना प्रदेश, उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, अल्बिडो संबंधित हमने क्वेश्चन आपको करा भी रखे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को सही कीजिएगा। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो ये सही आंसर होगा 3, 2, 4, 1। तो अल्बिडो के संबंधित है, प्रकाश की मात्रा से ये संबंधित होता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार का जो अल्बिडो है वो क्या होगा? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो है, जो वन होते हैं वो प्रकाश को ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए यहाँ का अल्बिडो कम होता है।
जबकि जैसे कि टुंड्रा प्रदेश है, यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा ढकी हुई होती है, तो जितना प्रकाश आएगा उतना ही वो रिफ्लेक्स कर देगा, यानी कि यहाँ पर कम प्रकाश को अब्जॉर्ब किया जाएगा और रिफ्लेक्स उतना ही कर दिया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर टुंड्रा प्रदेश का एल्बिडो होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक युग्म सही सुमेलित है? राष्ट्रीयोत्थान अवस्थिति, नयोरा घाटी राष्ट्रीयोत्थान पश्चिम बंगाल, बाइसन राष्ट्रीयोत्थान मिजोरम दिया गया है, गोरुमारा राष्ट्रीयोत्थान केरल, नामेरी राष्ट्रीयोत्थान अरुणाचल प्रदेश। कौन यहाँ पर सही है? तो राइट होगा ऑप्शन ए, नयोरा घाटी राष्ट्रीयोत्थान पश्चिम बंगाल में है, जबकि नामेरी राष्ट्रीयोत्थान आप सभी जानते हो ये किस राज्य में है? असम राज्य में है, आसाम में है ये, अरुणाचल प्रदेश यहाँ से आप हटा सकते हो। उसके बाद में गोरुमारा राष्ट्रीयोत्थान ये आपका पश्चिम बंगाल में है, ये भी आपका पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा रूस, तो यही गलत हो जाएगा। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के देश से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कनाडा है, विधि का शासन ब्रिटेन है, तो बी सही आंसर है, ये यहाँ पर सही सुमेलित नहीं था। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? चौथा संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 11वां संविधान संशोधन या 24वां संविधान संशोधन? अच्छा क्वेश्चन है, बी राइट आंसर होगा, 7वां संविधान संशोधन। एक राज्यपाल जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, और यह संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1956 में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन पर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के आर्थिक सिद्धांत पर विचार कीजिए। कार्बन कर लगाने वाला प्रथम देश आइसलैंड है, कौन सा यहाँ पर सही है उसी का चुनाव करना है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, केवल यहाँ पर पहला सही है। कार्बन कर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है ये, और कार्बन कर लगाने वाला आइसलैंड प्रथम देश नहीं है, ये देश आपका फिनलैंड देश है, फिनलैंड देश है कार्बन टैक्स लगाने वाला प्रथम देश। प्रश्न नंबर लिखते हैं 8वां, कथन कारण का प्रश्न है, महासागरों में कर्क और मकर रेखा के पास लवणता अधिक होती है। कारण, जहाँ तापक्रम ऊंचा रहता है वहाँ लवणता अधिक पाई जाती है। आपको विचार करना है कि ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन बी आएगा या सी डी में से कोई एक आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन ए चुना है तो उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, दोनों सही है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। महासागरों में कर्क रेखा और मकर रेखा के पास लवणता अधिक होती है, तो यहाँ पर दोस्तों लवणता अधिक होती है। इसका रीजन भी दिया गया है कि यहाँ पर तापक्रम ऊंचा रहता है, जहाँ पर तापक्रम ऊंचा रहता है वहाँ पर क्या होता है, वाष्पीकरण की दर भी ऊंची होती है, तो इसलिए वहाँ लवणता जो है अधिक पाई जाती है, ये इसका रीजन है। तो ऑप्शन ए विकल्प यहाँ पर सही है, दोनों सत्य हैं। कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। प्रत्येक क्लास से कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है, छोटी क्लास होती है, देखा करो भाई। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप जो कमेंट कर सकते हो, या जिसको कोई आंसर में कन्फ्यूजन हो या किसी विद्यार्थी को पता है तो कमेंट जरूर किया करो भाई। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक किया करो और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दिया करो। चलिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सी धारा आंध्र महासागर की जलधारा है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, 1 और 2, फ्लोरिडा की धारा और दोस्तों फोकलैंड की धारा, ये दोनों ही धारा
आंध्र महासागर की जलधारा है, जबकि मोजाम्बिक की धारा हिंद हिंद महासागर सागर की जलधारा है। और ये सुषमा की धारा यह आपकी है प्रशांत महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चुनाव करना है। भार एक सदिश राशि है। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है। किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। तो कूट से सही उत्तर चुन लीजिए। डी चुनने वालों का राइट होगा। तो वस्तु का द्रव्यमान जो प्रत्येक स्थान पर फिक्स होता है, जबकि भार भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग हो सकता है, ये सही है। और भार एक सदिश राशि है, तो राइट था डी विकल्प। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? संचारी रोग और कीट दिए गए हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है? कालाजार, बालू मक्खी कन्फर्म है कि इसी के कारण ये होता है। चगास रोग घरेलू मक्खी दिया गया है। पित्त जवर मादा एडीज इजिप्टाई। मलेरिया जवर मादा एनोफ्लीज। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। चगास रोग जो है घरेलू मक्खी के कारण नहीं होता है, ये रोग होता है खटमल के कारण। खटमल। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। लसिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? लसिका के संबंध में लसिका का प्रवाह द्विदिशीय होता है। लसिका में ही लिम्फोसाइट नामक श्वेत रुधिर कर्णिकाएं उपस्थित होती है। तो लसिका में जो है श्वेत रुधिर कर्णिकाएं उपस्थित होती हैं, ये सही है दोस्तों। और लसिका का प्रवाह द्विदिशीय होता है, ये हो जाएगा आपका गलत। तो केवल यहाँ पर 2 सही है। ऑप्शन बी विकल्प सही है। लसिका का जो प्रवाह होता है वो एक दिशी होता है, एक दिशा में ही, एक ही डायरेक्शन में होता है। और इसका जो है प्रवाह होता है ऊतक से हृदय की ओर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है। रोग और प्रभावित अंग दिए गए हैं। रोला जो रोग है ये संबंधित है आँख से, यहाँ पर ए का 3 होगा। हर्पिज त्वचा से संबंधित रोग है, बी का 3 रहेगा। रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। और मेनिंजाइटिस ये मस्तिष्क का रोग है, तो यहाँ पर 2 होगा। 3 1 4 2 बी आपके प्रश्न का सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 14 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित परियोजनाओं को उनके प्रारंभ किए जाने वाले वर्ष के काल अनुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। गेंडा परियोजना को कब प्रारंभ किया गया है? तो इसको प्रारंभ किया गया था 1987 में, सभी को पता होगा। हाथी परियोजना सभी जानते हैं, 1992 में इसको प्रारंभ किया गया था। लाल पांडा, यहाँ पर ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। लाल पांडा को कब शुरू किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था वर्ष 1996 ईस्वी में। गांगे डॉल्फिन संरक्षण परियोजना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए सन वाले, तो कुछ को जो इम्पोर्टेंट हो उन तथ्यों को जरूर नोट कर लेना है। 1997 में इस परियोजना को प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले 1987 आएगा, फिर 92 आएगा, फिर 96, फिर 97। तो डी ही यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15 है। आर्द्र भूमि क्षेत्र के संरक्षण हेतु एक अंतर सरकारी संधि रामसर कन्वेंशन किस वर्ष लागू की गई थी? यहाँ पर लागू होने का वर्ष आपसे पूछा जा रहा है। यदि आपने ए विकल्प चुना तो ये गलत होगा, और जिन्होंने बी चुना उनका राइट होगा। 1975 में इसको लागू किया गया था, जबकि इसको आप सभी जानते हो कि रामसर साइट को ईरान के शहर से इसको लॉन्च किया गया था, और 1971 में इसको संरक्षण किया गया था। 1971 में इसका संरक्षण किया गया था, लागू किया गया था 1975 में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है।
वीडियो का लास्ट प्रश्न है। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण पर हर जाने का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेदों के तहत मिलेगा? निजी संपत्ति के अधिग्रहण पर हर जाने का अधिकार, और वो भी राज्य द्वारा, तो डी राइट होगा। अनुच्छेद 30 का है, अनुच्छेद 31 का है, दोनों को आप याद कर सकते हो। तो दोस्तों, इस क्लास में भले ही 32 क्वेश्चन शामिल किए हों, परंतु 32 क्वेश्चन ही अच्छे लेवल के थे, इम्पोर्टेंट थे सभी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, धन्यवाद।